खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज से करीब एक साल पहले देश में डर और भय का जो माहौल था उसकी फिर से वापसी हो रही है। तब सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन अभी लॉकडाउन तो नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर फिर से कहर मचा रही है। एक साथ कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर एक बार फिर से आने लगी है। जैसे जैसे ये खबरें आ रही है वैसे वैसे अब डर का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग के एक ही गांव के 180 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। एक ही गांव के। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। यहां गीता कुटर आश्रम में 32 मरीज एक साथ कोविड पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। कानपुर में बालिका सुधार गृह में 13 बच्चियां कोरोना संक्रमित पाई गई है। पंजाब के पटियाला की नाभा जेल में 43 महिला कैदी और एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव है। मुंबई में माधुरी दीक्षित के टीवी शो डांस दीवाने के 18 क्रू मेंबर्स को कोरोना हुआ है। ये घटनाएं जो अभी मैं बता रही थी, ये बताती हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर, सेकेंड वेव, बहुत तेजी से चल पड़ी है। और ये भी तय माना जा रहा है कि इस दूसरी लहर की वजह से इस बार कोरोना के रिकॉर्ड केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों के कोविड केसेस का विश्लेषण बताता है कि कोरोना की दूसरी लहर हमेशा पहली से ज्यादा खतरनाक हुई है। और इसीलिए हम आपको लगातार सावधान कर रहे हैं। यकीन मानिए, डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। होली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन होली का हुड़दंग अभी भी चल रहा है। यह हुरंगा है जो कृष्ण नगरी मथुरा में होली के अगले दिन मनाया जाता है। यहां हुरंगा मनाने की यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस बार हुरंगा पर कोरोना का साया था। लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आस्था के ऐसे पर्वों पर कोरोना कहां भारी पड़ रहा है। जमकर रंग खेला गया। भीड़ एक दूसरे से ऐसे चिपकी थी जैसे कभी अलग नहीं होगी। ये लोग कितना बड़ा खतरा मोल लेकर यहां होली खेल रहे हैं, इसका शायद इनको अंदाजा ही नहीं। क्योंकि इस भीड़ में एक भी संक्रमित व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फिर हजारों लोग संक्रमित हो जाएंगे। भीड़ लगाने वाले इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और ये दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। जानकारों का अनुमान है कि कोरोना की दूसरी लहर में भारत में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस आ सकते हैं। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा केस सितंबर 2020 में आए थे, 97,894। इसके बाद इस साल होली के दिन यानी 29 मार्च को एक दिन में 68,020 केस आए थे। इस अनुमान को समझने के लिए आपको कुछ और आंकड़े देखने होंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों का विश्लेषण बताता है कि वहां कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसे अमेरिका में 24 जुलाई 2020 को पहली लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा केस 80,114 आए थे, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो 8 जनवरी 2021 को एक दिन में 3,08,945 केस आए। इसी तरह फ्रांस में कोरोना की पहली लहर में 31 मार्च 2020 को एक दिन में सबसे ज्यादा 7,578 केस आए थे।
लेकिन जब दूसरी लहर आई तो 7 नवंबर 2020 को एक दिन में 88,790 केस एक दिन में आए, यानी 12 गुना की बढ़ोतरी। इसी तरह ब्रिटेन में पहली लहर में 10 अप्रैल 2020 में एक दिन में 7,860 केस आए थे। दूसरी लहर में 8 जनवरी 2021 को एक दिन में 68,053 केस आए, यानी 9 गुने की बढ़ोतरी। इटली में 24 मार्च 2020 को एक दिन में 6,554 केस आए थे। दूसरी लहर में 13 नवंबर 2020 को 41,195 केस एक दिन में ही आए, यानी करीब 6 गुना की बढ़ोतरी। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा केस 17 सितंबर 2020 को आए थे, 97,894। दूसरी लहर में अगर ये केस 2 गुने भी हुए तो कम से कम 2 लाख केस एक दिन में आ सकते हैं। दूसरी लहर से हो रहे नुकसान के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। देश के 2 बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई में बेड्स की कमी शुरू हो गई है। बहुत से जरूरतमंदों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा। दिल्ली में कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कोविड आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप के मुताबिक 30 मार्च सुबह 11 बजे तक दिल्ली के अस्पतालों में कुल 5,797 कोरोना बेड्स उपलब्ध हैं। इनमें से 1,609 बेड पर मरीज भर्ती हैं, जबकि 4,188 बेड खाली हैं। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड्स की कुल संख्या 1,225 है। इनमें से 374 बेड पर मरीज भर्ती हैं और 851 बेड खाली हैं। वहीं वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड्स की कुल संख्या 785 है। इनमें से 254 बेड्स पर मरीज हैं और 531 बेड खाली हैं। सरकार का दावा है कि बेड्स की कोई कमी नहीं है। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की लेकिन सर प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। सर क्या कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कम हो रहे हैं आईसीयू वाले या वेंटिलेटर वाले, बाहर दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हो या दिल्ली के ही हो सकते हैं? नहीं, दोनों जगह से हैं, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी पेशेंट हैं। जितने भी जो सीरियसली इल हैं वो सारे दिल्ली ही आते हैं। इसी तरह से मुंबई में भी कोविड के लिए कुल 16,247 बेड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 4,239 खाली हैं। मुंबई में कुल आईसीयू बेड्स 1,709 हैं, इनमें से 438 खाली हैं। कुल ऑक्सीजन बेड्स 8,694 हैं, इनमें से 2,174 खाली हैं। वेंटिलेटर वाले बेड 1,036 हैं और सिर्फ 226 खाली हैं। बेड्स की कमी को देखते हुए बीएमसी ने कुछ फैसले लिए हैं। मुंबई में बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज होंगे। जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं होंगे उन्हें बेड नहीं दिए जाएंगे। बिना वार्ड वॉर रूम को बताए कोविड मरीज भर्ती नहीं होंगे। सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड बीएमसी अपने पास रखेगी। इसके अलावा सभी आईसीयू बेड्स भी बीएमसी के पास ही रहेंगे। आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स बहुत जल्दी फिलअप होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग घर से डायरेक्टली बैड कंडीशन में आके उनको ऑक्सीजन लग रहा है। उसका वजह यह है कि लोग सिम्टम्स होने के बावजूद भी टेस्ट नहीं कर रहे और टेस्ट करके पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो लापरवाही हो रही है उस वजह से वो बैड कंडीशन में आज हॉस्पिटल में दाखिल हो रहा है। असल में जैसे ही कोरोना के केसेस कम होने शुरू हुए तो बहुत से अस्पतालों ने खुद को नॉन कोविड घोषित कर दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने फिर से राज्यों को ज्यादा से ज्यादा कोविड अस्पताल तुरंत बनाने को कहा है। पिछले 1 साल 2 महीने की अवधि में केसेस घट रहे थे तो राज्यों ने कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए इनटू डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटीज, सो दैट डिसीजन मस्ट बी टेकन एंड मस्ट बी टेकन नाउ। राज्यों के साथ समस्या ये भी आ रही है कि उन्होंने खुद कोरोना को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो रही। इसीलिए केंद्र ने राज्यों को सख्त लहजे में समझाया है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होनी चाहिए और पहले 72 घंटे में होनी चाहिए, पहले 3 दिन में। क्लोज कॉन्टैक्ट्स का अर्थ उस व्यक्ति के परिवार के लोग नहीं हैं, वो तो हैं ही क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति के दोस्त कौन है, वो व्यक्ति कहाँ से दूध खरीदता था, कहाँ से सब्जी खरीदता था, कहाँ से फल खरीदता था, कहाँ सिगरेट पीता था, किसके साथ चाय पीता था, वो सब भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। इन सबको छोड़ा जा रहा है, इनको नहीं ट्रेस किया जा रहा,
उसमें भी पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकते हैं। कुल मिलाकर दूसरी लहर से तभी निपटा जा सकता है जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, कोविड के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाएं। कोविड भी सता रहा है और गर्मी भी। पता है आपको, कल 40 डिग्री वाली होली थी, 40 डिग्री वाली, और यही मास्टर स्ट्रोक में हमारी अगली रिपोर्ट है। कल गर्मी ने दिल्ली में 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये तापमान सामान्य से, आपको पता है, 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यह आंकड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि अगर मार्च के महीने में ही मई जैसी तपिश का एहसास होगा तो मई के महीने में गर्मी क्या गुल खिलाएगी। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, समूचे उत्तर भारत की बात कर रही हूं, जहां गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। आज हमने देश के अलग अलग शहरों के मौसम का हाल जाना और इस सवाल के जवाब तक पहुंचने की कोशिश की है कि आखिर मार्च के महीने में मई वाली गर्मी का सितम क्यों है। फागुन में जेठ का एहसास हो रहा है। 39 डिग्री के करीब तापमान पहुंच रहा है। लोग आँख प्रॉपर वे में खुल नहीं पा रही है, ये एक इश्यूज है, ये दिक्कत हो रही है। मई का मजा आ रहा है भाई। मार्च में ही। बताइए भला, किसने सोचा था कि मार्च के महीने में मौसम इतना बेरहम हो जाए। न मौका देखा न दस्तूर, बस आसमान से आग बरसने लगी। दिल्ली के इंडिया गेट पर धूल भरी आंधी के बीच टहलते इन लोगों का भला क्या कसूर। बेचारे सोच कर आए थे कि अभी तो मार्च है, मौसम मुश्किल नहीं बनेगा, लेकिन मौसम तो ऐसा बेवफा निकला कि 76 सालों के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। देखेंगे कि ये 1945 में 31 मार्च को जो तापमान है हमारे 40.5 आया था। उसके बाद ये सेकेंड हाईएस्ट है, जबकि तापमान कल हमारे पास 40.1 आया था। मोहतरमा बिहार से दिल्ली घूमने आई थी, लेकिन धूप इस तरह से जला रही है कि बाहर कदम रखने में भी डर लग रहा है। नहीं, अभी बहुत गर्मी है। जब से कल से हम लोग आए हैं, अब लोग लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस कारण से निकल भी नहीं पा रहे थे। और आज भी बहुत ज़्यादा धूप है, जैसे देख रहे हैं। मतलब बिहार के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इंडिया गेट पर जैसी तस्वीर दिख रही है, उस पर मई महीने का कॉपीराइट हुआ करता था, लेकिन यहाँ तो कहानी ही पलटी हुई है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये तस्वीरें जो आपने देखी हैं, ये इंडिया गेट का कंपाउंड है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, और जो लोग हैं उनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा चहल पहल नहीं है। कम ही लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि गर्मी होने की वजह से लोग अब दिन में अपने घर से कम ही निकलना पसंद कर रहे हैं। लेकिन गर्मी ने दिल्ली में 76 साल का रिकॉर्ड आखिर क्यों तोड़ा? ऐसा क्या हुआ तापमान अपनी सीमाएं लांघते हुए 40 डिग्री को भी पार कर गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मधिया खान ने मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव से बात की। हल्की हवाएं, विंड स्पीड काफ़ी कम थी हमारे पास। साथ में देखेंगे कि आसमान हमारे पास क्लियर था, तो सन की जो लाइट है हमारे पास प्रॉपरली मिलती रही है पूरे दिन में। और बीते 3 दिनों से ये सिचुएशन बनी थी, और कल हमारे पास सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 40.1 दिल्ली एनसीआर में रियलाइज़ किया गया। ताजा स्थिति यह है कि मंगलवार से हवा ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चल रही है। 1 अप्रैल तक हवा की रफ्तार ऐसी ही रहेगी, इसलिए अगले 1-2 दिन में तापमान में कुछ गिरावट होगी, लेकिन उसके बाद तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तापमान जब बढ़ना शुरू होगा तो गर्मी अपने प्रचंड रूप में होगी, और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, उत्तर भारत के तमाम शहरों में गर्मी रौद्र रूप धारण किए हुए है। पटना से लेकर लखनऊ तक और वाराणसी से लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ हीट वेव ने भी हड़कंप मचाया हुआ है। पटना की तस्वीरें ही देख लीजिए। गन्ने की दुकान पर रौनक है, बाहर निकलने वाले छांव देखकर ही ठहर जा रहे हैं और डबल गोला के ठेले पर जाकर गले को तर करने का उपाय खोज रहे हैं। आइसक्रीम से लेकर गन्ने के जूस तक को गर्मी के इस प्रहार के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच चुका है। 39 डिग्री में ही सड़क ऐसे तप रही है कि टायर तक फटने लगे हैं।
सड़कें इस कदर गर्म हो चुकी कि मेरे ठीक सामने एक लोडर आप देखेंगे जिसका टायर अभी अभी गर्मी की वजह से फट गया है। गर्मी कुछ इस कदर भारी पड़ रही है कि लोगों का जीना मुहाल है। लखनऊ के बाद आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां मार्च में ही लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा और इसमें गुना, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और धार से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह, जबलपुर और सागर तक का नाम शामिल है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात में जो शुष्क हवाएं चल रही हैं, वो मध्य प्रदेश में आग बरसा रही हैं। राजस्थान से आने वाली हवाएं दूसरे राज्यों का हाल खराब कर रही हैं, जबकि राजस्थान के 33 में से 16 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 5 से 8 डिग्री ज्यादा चल रहा है। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में इन दिनों तापमान 40 से ज्यादा चल रहा है। राजस्थान में 30 मार्च यानी आज के दिन बात की जाए तो 3 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 43 डिग्री के आसपास चल रहा है। इनमें मुख्य रूप से भरतपुर, करौली और चूरू। ऊपर से धूल भरी आंधियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता है मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी, जो कह रहे हैं कि इस साल तापमान बढ़ा हुआ ही रहेगा। जो ओवरऑल हमने IMD ने जो प्रेडिक्शन दिया हुआ है पूरे 1 मार्च से लेकर के 31 मई तक का, उसके हिसाब से लगभग 0.5 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। हमारा जो लॉन्ग फोरकास्ट दिल्ली से हुआ है उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और में ये दर्शाया गया है इस साल तापमान बढ़े हुए ही रहेंगे, जो सामान्य से अधिक रहे। यही वो बात है जो डरा रही है, क्योंकि तापमान बढ़ना मतलब हर कोने से संकट का बढ़ना। कैसे, वो समझिए। अगर तापमान सामान्य से ज्यादा रहता है तो उसका असर देश की GDP पर पड़ता है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि साल 2030 तक धूप में काम करने के घंटे घटने से देश की 2.5% से 4.5% GDP को नुकसान की आशंका होगी। यही वजह है कि भयानक गर्मी की वजह से 2019 में भारत में काम करने के घंटों में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई। गर्मी की वजह से भारत में 11,800 करोड़ काम के घंटों का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, बढ़ता तापमान देश में खाद्य संकट से लेकर पानी की कमी तक की वजह बन जाएगा। मास्टर स्ट्रोक में अब बारी है पश्चिम बंगाल के चुनाव की, जहां दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया और अब एक्शन की बारी है, क्योंकि दूसरे फेज में जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सीट है नंदीग्राम। नंदीग्राम में क्या है, गणित जानने के लिए देखिए मास्टर स्ट्रोक की अब ये रिपोर्ट। एक ही सीट पर परिवर्तन करना चाहती है, जिससे पूरे बंगाल का परिवर्तन नंदीग्राम पर ही हो जाएगा। बीजेपी हार में, बीजेपी हार में, बीजेपी हार में। वैसे तो नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट है, लेकिन नंदीग्राम का रण जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम की सकरी गलियों के बीच हर इंच पर वोट बटोरने की कोशिश में थे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर ही 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करके नंदीग्राम पर अपना दावा मजबूत किया। नंदीग्राम दोनों पार्टियों के लिए क्या अहमियत रखता है, उसकी मिसाल है ये तस्वीर। पैर में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। सारा दिन ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार करती रही, लेकिन आज नंदीग्राम में प्रचार जब खत्म कर रही थी और राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ तो ममता कार्यकर्ताओं की मदद से खड़ी हो गई। 10 मार्च के बाद पहली बार ममता अपने पैर पर खड़ी हुई थी।
इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम के नारों से शुरू हुई थी, नंदीग्राम में वो अब गोत्र तक जा पहुंची है। आज ममता बनर्जी ने अपना गोत्र भी बता दिया। আমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट बन गई है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला इस सीट पर राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी से है। शुभेंदु कभी ममता का दाहिना हाथ हुआ करते थे। 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने 67% वोट पाकर नंदीग्राम में टीएमसी को जीत दिलाई थी। 2016 में लेफ्ट उम्मीदवार को 25% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5%। एंटीलिया केस में पिछले 1 महीने से हर रोज एक पर्दा उठता है और सैकड़ों नए राज सामने आ जाते हैं, लेकिन हर नए खुलासे की कड़ी जुड़ते जुड़ते सचिन वजे तक ही पहुंचती है। आज मीठी नदी में सबूत मिले, पड़ताल में भी यही हुआ, सचिन वजे। दूसरी तरफ एनआईए अब जिन 4 गाड़ियों की तलाश कर रही है, उनमें से एक कार आज बरामद हुई, और ये लग्जरी कार किसकी है बताइए? सचिन वजे। सवाल यह है कि क्या एंटीलिया कांड और मनसुख की हत्या का ब्लूप्रिंट अकेले वजे ने ही लिख डाला था, या फिर वजे सिर्फ एक मोहरा है और मास्टरमाइंड का अभी सामने आना बाकी है? मीठी नदी ने उगले सुराग, वाजे की खुली किताब। एक लैपटॉप, एक वीडियो रिकॉर्डर, 2 हार्ड डिस्क, एक प्रिंटर, 2 सीपीयू, एक यूएसबी केबल और 2 नंबर प्लेट। ये वो सामान है जो एंटीलिया केस में सुराग तलाश कर रही एनआईए को मीठी नदी से मिले हैं। इनकी पड़ताल के बाद एनआईए को सचिन वाजे की गैंग के कुछ नए चेहरों का पता चला है। साथ ही इस साजिश के ब्लूप्रिंट के कुछ और पन्ने भी खुल गए। मीठी नदी से मिले सुरागों से ये साफ हो गया है कि एंटीलिया केस को एक बड़ी प्लानिंग के बाद अंजाम दिया गया, और साजिश को अंजाम देने के बाद बेहद शातिर तरीके से सबूतों को ठिकाने लगाया गया। देखिए, मीठी नदी में मिले सुरागों की जो कड़ी है, उसे जोड़ने के बाद अब तक जो कहानी सामने आई है वो बहुत सनसनीखेज है। मीठी नदी से मिले सबूतों में प्रिंटर बेहद अहम है। एनआईए के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये प्रिंटर वजे का साथी कांस्टेबल विनायक शिंदे का है। विनायक शिंदे को मनसुख हत्याकांड में गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए का मानना है कि मीठी नदी से मिले प्रिंटर से ही मुकेश अंबानी के नाम से धमकी भरी चिट्ठी प्रिंट की गई थी, जो विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो में मिली थी। अब एनआईए इस प्रिंटर की फोरेंसिक जांच कराएगी। इससे पहले भी शिंदे के घर से प्रिंटर बरामद हुआ था, और माना यह जा रहा है कि जांच भटकाने के लिए दूसरा प्रिंटर जो है वो रख दिया गया था। इस प्रिंटर के अलावा एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी मिला है। नदी में मिला डीवीआर वजे की सोसाइटी का है। वजे ठाणे की साकेत सोसाइटी में रहता है। एनआईए के मुताबिक वजे ने जो फर्जी चिट्ठी लिखकर सोसाइटी से डीवीआर हासिल किया था, ये वही है। वैसे वजे पहले ही डीवीआर नदी में फेंकने की बात कबूल कर चुका है। एनआईए को जो मीठी नदी में 2 नंबर प्लेट्स मिली हैं, उसके बारे में भी जानिए। एक प्लेट पर MH20FP 15339 नंबर है, जो औरंगाबाद की मारुति इको गाड़ी का है। ये गाड़ी विजय मधुकर नाड़े नाम के एक शख्स की है, जो 16 नवंबर 2020 को चोरी हो गई थी, और नाडे ने चोरी की रिपोर्ट को बकायदा दर्ज करवाया था। ये नंबर प्लेट जो है वो मीठी नदी से मिली है। औरंगाबाद के विजय नाडे का कहना है कि कार गायब होते ही उन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 महीने तक मैंने उनके पुलिस स्टेशन में कंटिन्यू चक्कर मारे, उनसे बात करी है। जिनके आजर श्री शेख आजर जिनका तरफ एक केस है, उनसे मैं बात कर चुका हूँ। और लेकिन कल शाम में जो बातचीत हुई गाड़ी की, तुम्हारी नंबर प्लेट थी, तुम्हारा नाम है उस पर, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। और लेकिन अब ये FIR प्रति मेरे पास
मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ मीडिया पे। एंटीलिया केस और फिर मनसुख की हत्या, ये दोनों मामले ऐसे जुड़े हैं कि एक की गुत्थी सुलझते ही दूसरे का पर्दा अपने आप उठ जाएगा। इसलिए एनआईए मनसुख हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में लगी है। मनसुख हत्याकांड से जुड़े 3 बड़े चेहरे हैं। पहला सचिन वाजे, दूसरा विनायक शिंदे और तीसरा बुकी नरेश गौर। ये तीनों ही एनआईए की कस्टडी में हैं। विनायक शिंदे और नरेश गौर की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अदालत में दोनों की कस्टडी मांगने के लिए एनआईए ने बताया कि वे अब सचिन वजे, विनायक शिंदे और नरेश गौर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है, जिससे हत्या का मकसद सामने आएगा। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि सचिन वाजे और विनायक शिंदे की मौजूदगी में ही मनसुख की हत्या की साजिश रची गई। इसके अलावा एनआईए ने मनसुख के कत्ल की जांच के बारे में भी अदालत को बताया। अदालत में एनआईए ने कहा और नरेश गोरे की कस्टडी लेने के लिए उसने 2 मोबाइल फोन और एक आईफोन बरामद किया। इसके साथ ही 7 सिम कार्ड और एक ब्लैंक सिम कार्ड कवर जब्त किया है। इसके अलावा 14 मोबाइल नंबर लिखा एक नोट भी मिला, जिसमें 5 नंबरों के आगे सचिन वाजे लिखा है। एनआईए का दावा है कि इन 5 नंबरों का इस्तेमाल साजिश के दौरान हुआ है। एनआईए के मुताबिक वाजे ने एक फोन में 5 सिम कार्ड बदल कर इस्तेमाल किए थे। It's a subjudice matter. It's so PC. कस्टडी कब तक 7 क्या सर वोट मनसुख की हत्या की वजह पता करने के साथ ही एनआईए को यह भी पता लगाना है कि एंटीलिया में बम प्लांट क्यों किया गया, जिसकी गुत्थी सबसे ज्यादा गाड़ियों में उलझी हुई है। इस साजिश से जुड़ी एक आउटलैंडर कार की काफी दिनों से तलाश थी, जो नवी मुंबई में मिली है। आउटलैंडर गाड़ी नवी मुंबई की एक सोसाइटी में लावारिस खड़ी थी, जिसकी जानकारी सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद एनआईए ने उस गाड़ी को लेकर जांच शुरू कर दी है। हैरानी की बात यह है कि इस लग्जरी कार के बरामद होते ही इसका कनेक्शन भी सचिन वाजे से जुड़ गया है। आरटीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक इस आउटलैंडर गाड़ी का सेकंड ओनर सचिन वाजे ही है। इस गाड़ी को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश ओवाल चलाता था और उसी ने गाड़ी सोसाइटी में पार्क की थी। एंटीलिया केस में ओवाल से एनआईए पहले भी पूछताछ कर चुकी है। अब ओवाल से आउटलैंडर के बारे में भी पूछताछ होनी तय है। एनआईए ये जानना चाहेगी कि गाड़ी को सोसाइटी में क्यों पार्क किया गया था। इस गाड़ी के बरामद होने के बाद अभी एनआईए को एक और आउटलैंडर, एक ऑडी और एक स्कॉडा की तलाश है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि एंटीलिया के दरवाजे पर बम क्यों रखा गया और मनसुख के कत्ल का मकसद क्या था। कंक्लूजन तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हर बार एक नई गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और वहीं पर रुक रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।